लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ हलचल है। पाकिस्तान में अस्थिरता, फिलीपींस में सैनिक विद्रोह, इस्लामिक कट्टरता का बढ़ना, पश्चिमी एशिया में हलचल, एक और पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन से धमकियां। बाहरी खतरों के अलावा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। अल्पसंख्यकवाद के नाम पर समाज का जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान में बंटना और मतभेद गहराना आगे जाकर देश के लिए खतरा बन सकता है। आने वाले 20 और 50 साल में भारत बहुत अच्छी स्थिति में होगा, क्योंकि भारत में तेजी से पीढ़ी बदल रही है। सत्ता से लेकर अन्य प्रशासनिक और सेना में उच्च पदों पर तथा उद्योग जगत या अन्य निजी क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। नई पीढ़ी की सोच, नई दिशाओं और नए आयामों के साथ इस देश का परिदृश्य बदल देगी। यह वो पीढ़ी है जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुई और पली बड़ी है। इसके मस्तिष्क में गुलामी की बू नहीं है। इसे किसी से घबराहट नहीं है, क्योंकि इसमें गुलामी की कोई ग्रंथि नहीं है। धीरे धीरे यही पीढ़ी देश का जिम्मा ले रही है। भारत युवा पीढ़ी का देश है। इस समय हमारे देश में 14 से 24 साल की आयु के लोगों की संख्या पूरे देश की जनसंख्या का 30% है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या वाला देश भारत है, और ये युवा अब महत्वपूर्ण पदों पर आने लगे हैं। मेजर, जनरल, संयुक्त सचिवों के पद पर युवा पीढ़ी के लोग पहुंच रहे हैं। पीछे से और नई पीढ़ी आ रही है जो बहुत दमदार और प्रतिभाशाली है। उस पर दो तरह के प्रभाव हैं। एक है भारत का शांति और सहिष्णुता का प्रभाव, दूसरा उस पर पश्चिमी देशों का प्रभाव भी है, जिसके कारण उसमें आक्रामकता है। इस कारण वह कुछ कर गुजरने के लिए सिर्फ सोचती नहीं है, उसे सचमुच कर दिखाती है। इस प्रकार यह बहुत संतुलित पीढ़ी निकल रही है जो दमदार है और अपना हक लेना जानती है। इस आने वाली नई पीढ़ी को देखते हैं तो बहुत आशाएं जागती हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए 2020 और 2050 में चुनौतियां वैसी ही रहेंगी जैसी आज हैं। लेकिन अगर हमने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत बना लिया और बाहर के नकारात्मक प्रभावों जैसे पाकिस्तान से जिहाद और कट्टरपन को रोकने में भारत सक्षम हो गया, तो 2020 तक पूरे एशिया पर भारत का प्रभाव छा जाएगा। भारत पहले क्रमांक पर होगा। एशिया की ताकत हमारी मुट्ठी में होगी। चीन के सामने भारत एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है। यह लक्ष्य पाने के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक उत्कृष्ट सेवा की शक्ल देनी चाहिए। अभी इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे उम्र दराज होते सैनिक। हमें सेना को सदैव युवा रखना होगा। सैन्य सेवाओं में आने के लिए युवा पीढ़ी को आकर्षित करना होगा। हमें इसके लिए ऐसे प्रावधान रखने चाहिए जैसे कि कमीशन्ड अधिकारी सेना में 5-7 साल रहने के बाद प्रशासनिक सेवाओं, विदेश सेवा आदि में चला जाए। इससे अन्य विभागों में भी अनुशासन बढ़ेगा और सेना में उच्च पदों पर नई पीढ़ी आएगी। सेना को युवा रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर हम यह लक्ष्य पा लेते हैं तो हमारी सैन्य क्षमता और प्रभाव में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि कोई देश हमारी तरफ देखने से घबराएगा। आज भी हमारी सेना एशिया में सबसे ज्यादा आधुनिक उपकरणों, हथियारों और सोच से लैस है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारी सेना गैर राजनीतिक है। 2020 तक इसकी क्षमता और भी बढ़ जाएगी और 2050 तक
यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में उभरेगी। एशिया में सर्वाधिक सक्षम सेना भारत की सेना होगी और जो सामरिक चुनौतियां वर्तमान में पैदा हो रही हैं, उनसे निपटने के लिए जरूरी है सेना को पर्याप्त आधुनिक हथियारों और विमानों की आपूर्ति। हमें अभी से उनके लिए अनुबंध करने चाहिए ताकि 2-3 साल में वे हमारी सेना के हाथों में आ जाएं। जैसे एडवांस जेट ट्रेनर भारत ने 20 साल से नहीं लिया है, जिससे लड़ाकू विमान चालकों के प्रशिक्षण में कमी आ रही है। यदि भारत की तीनों सेनाओं की आग्नेय शक्ति बढ़ती है, इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था होती है, उसे समय पर हथियार मिलते हैं, तो भारत का सैन्य ढांचा इतना अच्छा हो जाएगा कि दुश्मन की तरफ से आ रही चुनौतियां धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी तो स्थिति यह है कि हमारा रक्षा बजट कम है और कम होने के बावजूद सरकारी प्रबंधन में कुप्रशासन के कारण हम उस पैसे का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। काफी पैसा बिना उपयोग किए ही वापस चला जाता है, क्योंकि राजनीतिक तंत्र और अफसरशाही समय पर फैसला नहीं कर पाती। अगले 10 साल में भारत की सेना को एशिया में पहले स्थान पर लाने के लिए कम से कम हर साल 5% बजट और मिलना चाहिए और उसके लिए तुरंत सही निर्णय भी होने चाहिए, जिससे सैनिकों को सही प्रशिक्षण दिया जाए। एडवांस जेट ट्रेनर्स को हमें तुरंत जरूरत है, क्योंकि आप लड़ाकू विमान चालक को सबसोनिक से प्रशिक्षित करके सीधे सुपरसोनिक MiG-21 विमान में बैठा देंगे तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी ही रहेंगी। इन दुर्घटनाओं में 40% दुर्घटनाएं मानवीय भूल की वजह से हो रही हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर या एडवांस्ड जेट ट्रेनर होना जरूरी है। नौसेना में हमें 2 तरह के जहाजों की जरूरत है। एक ऐसे जहाज जो दूर तक जा सकें, जिसे लॉन्ग रेंज शिप्स भी कहा जाता है। इस समय देश में एक अति राष्ट्रवादी पीढ़ी आने वाली है। यह पीढ़ी इस समय देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ रही है। इस पीढ़ी से जब लोग बात करते हैं संगोष्ठियों आदि में, तो वे स्पष्ट कहते हैं, आप सब कहते हैं हम इस्लामाबाद में बैठना चाहते हैं। हमारा सवाल है, आप अब तक बैठे क्यों नहीं? हमें पूरा यकीन है कि यह पीढ़ी देश के प्रति वफादारी आज की पीढ़ी से कई गुना ज्यादा निभाएगी। इस पीढ़ी के बलबूते हम 2020 और 2050 के भारत में एक नया भारत देख सकेंगे। यह बदलाव सीमाओं का भी हो सकता है। हमारी सीमा रेखाएं जो अभी तक निश्चित नहीं हैं, तो वे निश्चित हो जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बन जाएंगी। लेकिन अब से 2050 इतना दूर भी क्यों जाएं? अब से 2020 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भारत के साथ एक परिसंघ जैसा बन जाएगा और उनकी सैन्य और विदेश नीतियों में भारत का काफी हद तक प्रभाव रहेगा। उसमें हमारा आर्थिक आदान प्रदान बढ़ेगा। मध्य एशिया की तरफ भी एक परिसंघ बनेगा, जिसमें भारत की पहुंच सीधे मध्य एशिया तक हो जाएगी। इसी प्रकार पूर्व की ओर हमारी नीति के अंतर्गत हमारा प्रभाव भारतीय महाद्वीप में बढ़ेगा। पाकिस्तान के टूटने की पूरी संभावना है। यह 5 भागों में बंट जाएगा। उसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान टूटेगा तो सिंध जैसे प्रांत अलग होकर भारतीय प्रभाव में आ जाएंगे। पश्तून क्षेत्र अफगानिस्तान में चला जाएगा। पूर्वी पंजाब वह कहीं और नहीं जाएगा, भारत के साथ वापस पूरी तरह से मिल जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र अपने आप में बहुत सक्षम नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तो भारत का ही होगा। यह दावा हवा में नहीं है। ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। लाहौर आदि भारत में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सीमाओं में थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई देगा। लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है पूर्वी पंजाब किस तरह भारत में मिलेगा।
हम उसे स्वायत्त शासी व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं, या बाकी सब भारत से नियंत्रित होगा, या फिर भारत का ही एक राज्य बनेगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षय एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।